अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बजट की आमद है और पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने फरमाई। और उसमें उन्होंने जहां कुछ दो चार लच्छेदार वादे किए जो पूरे होने का यकीनन एहतमाल नहीं है, उस वहाँ उन्होंने नए टैक्सेस वसूल करने का नया तरीका भी बयान किया और जिस पर यकीनन अमल दरामद करने की वो कोशिश करेंगे। दूसरी सूरत हाल है वो आर्म ट्रस्टिंग की सियासत में जो चल रही है उसमें तेज़ी आ गई है। एक तरफ चौधरी निसार साहब हैं जो कल अपने अहदे का 3 साल के बाद हल्फ उठाने जा रहे हैं बतौर मेंबर पंजाब असम्बली, जिसने परेशान कर रखा है ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को बल्कि ख़ुद नून लीग को भी। उसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है कि वो चौधरी निसार की माफ़ी तलाफ़ी कबूल करें या ना करें। और इमरान खान परेशान है कि ये चौधरी निसार साहब क्यों हल्फ उठा रहे हैं, इनका रास्ता रोका जाए। चौधरी निसार साहब के माजी में से कौन वाकिफ़ नहीं है, वो किन के आदमी है, और वो हालांकि फैसिलिटेटर थे धरने को रेड जोन तक पहुंचाने में इमरान खान के, लेकिन इस वक्त इमरान खान उन्हें अपने लिए ख़तरा महसूस कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की मौजूदगी में, अगर के हमरा ना भी कहें तो शहबाज शरीफ की मौजूदगी में हुकूमत के 5 वज़रा ममनुआ मुलाकातें कर रहे हैं। ये वो मुलाकातें हैं जिनको ख़ुद हुकूमत के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल और नामुमकिन हुआ है। और वज़ीर आज़म साहब ये बयान देने पर मजबूर हो गए हैं कि अब जब कि वो हालात सुधारने के करीब पहुँचे उनके बकौल, तो माफिया उनकी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा और भी दो चार नई छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम तज़किरा करेंगे बाद में। फ़िलहाल आते हैं वज़ीर ख़जाना शौकत अज़ीज़ के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा और IMF ने फिर अपनी शराइत सख्त रख दी, जिसकी वजह से मईशत बैठी और कोरोना भी बीच में आ गया। ये वो पहले ही कह चुके हैं कि हुकूमत ने कुछ शुरू में फ़ैसले गलत किए थे जिसकी वजह से इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा। यानी वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उसमें गलती या कसूर माजी की हुकूमत का नहीं बल्कि ख़ुद इस हुकूमत के वज़ीर आज़म की गलत पॉलिसी और बर वक्त फ़ैसला ना करने का है। यानी वज़ीर आज़म जो एक आइडियलिज़म लेकर आए थे कि कर्ज़ा नहीं लूँगा, भीख नहीं मांगूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, उस पर उन्होंने अमल दरामद करने की कोशिश करते हुए इब्तदा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से डॉलर भेजने की रिक्वेस्ट की, जो टर्न डाउन हो गई। डॉलर ना आए, वक्त गुजरता गया, किस्त सर पे आ गई तो उन्हें भागना पड़ा IMF की जानिब। और फिर IMF ने अपनी सख्त तरीन कड़ी तरीन शराइत पे सिर्फ 6 अरब डॉलर उनको देने का वादा किया, वो भी 3 किस्तों में। ये वो पॉइंट था जहाँ से मईशत नीचे बैठनी शुरू हुई और फिर मज़ीद कमर्शियल कर्ज़े लेने पड़े, महंगे कर्ज़े लेने पड़े, दोस्त मुल्कों से इमदाद लेनी पड़ी और दोस्त मुल्कों ने फिर अपनी इमदाद उन्हीं की पॉलिसियों से नाला होकर वापस भी मांग ली, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें सबके नॉलेज में। बहरहाल इस सब को संभालने के लिए जो शौकत तरीन साहब आए, अब तीसरे वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने ये आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जो अब वो पॉलिसी बनाएंगे वो सिर्फ ट्रिकल डाउन इफेक्ट तक, गरीबों तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि निचले तबके के लिए वो एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे उनको डायरेक्ट फ़ायदा हासिल हो। पता नहीं वो पॉलिसी क्या होगी, ये उन्होंने नहीं बताया। अलबत्ता ये बताया है कि जो IMF की शराइत पूरी करने के लिए और वो उसको इकॉनमी को पायदार तरक्की देने के लिए पॉलिसी बनाएंगे, वो होगी रेवेन्यू में 20% इजाफे की जो रिक्वायरमेंट है IMF की। यानी जो इस वक्त टैक्स वसूली हो रही है उसमें 20% इजाफ़ा किया जाना है। उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि हम डंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इंसेंटिव्स देंगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि बाकी दीगर ममालिक भी कर रहे हैं। यानी वो जो भी तरीका अख्तियार करें, डंडा, टेक्नोलॉजी, प्यार मोहब्बत, लालच, पैसे अवाम के जेब से निकलवाना ठहर गया है। और ये जितनी रकम इस वक्त वसूल की जा रही है उसका 20% ज़्यादा वसूल किया जाना है। लिहाजा
बजट के बाद अवाम को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐलान के मुताबिक अवाम अपनी जेबें मज़ीद खाली करने के लिए और महंगाई के एक तूफ़ान के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, दूसरी बात हमने की सियासत में आर्म ट्विस्टिंग की, और उसमें एक और जो चीज़ शामिल हो चुकी है, मैं अभी उसका बाद में करता हूँ। पहले सियासत में जो नई जहतें आ रही हैं उसकी बात करते हैं। चौधरी निसार अली ख़ान साहब जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो इस इलेक्शन को नहीं मानते और वो सूबाई असम्बली का हल्फ नहीं उठाएंगे। अगर वो हल्फ उठाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने साथ होने वाली धांधली को और इस धांधली की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। 3 साल तो वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, लेकिन फिर जीत के निशान पर कामयाबी हासिल करने वाले और अपनी एन की सीट खोने वाले चौधरी निसार को पता नहीं क्या सूझी, कहीं से कोई पैगाम आया, वही आई या ख्वाब आया कि उन्होंने अचानक पंजाब असम्बली में बतौर मेंबर कौमी असम्बली हल्फ उठाने का फ़ैसला कर लिया है। और वो 24 मई को हल्फ उठाने जा रहे हैं, और ये हल्फ उठाने से पहले उन्हें मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो मज़ामत का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद ये बयान दिया है कि नवाज़ शरीफ उनके लीडर हैं और वो मरीम नवाज़ की क़यादत में भी काम करने को तैयार हैं। इससे पहले वो मरीम नवाज़ की क़यादत के हवाले से कोई मनफी बयान जारी कर चुके हैं, लेकिन अब ये उनका एक यू टर्न है। और इसका क्या मकसद हो सकता है, इस पर हम कयास राई कर सकते हैं, और चूँकि कयास राई बग़ैर किसी बुनियाद के नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये कयास राई आप खुद करें चौधरी निसार साहब के माजी को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन जो दूसरी जानिब एक और तब्दील शुदा सूरत हाल है, वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के बावजूद कामयाबियों के दावों के जहांगीर तरीन साहब भी पंजाब में नया खेल खेलने की कोशिश करने जा रहे हैं। वफाक से जो उनके साथी थे जनूबी पंजाब से, उनको तो रिलीफ मिल गया, यानी उनको फ़ंड का वादा हो गया है, जो कि उनका बुनियादी मसला था, और वो उसका इजहार भी कर रहे थे कि हम अपने हल्के में मुँह दिखाने के काबिल नहीं हैं। किसी को नौकरी देना, घर देना तो दूर की बात, हम अपने इलाकाई मसाइल भी हल नहीं कर सके। तो वो इलाकाई मसाइल के हल के लिए उन्हें तरक्याती फ़ंड्स देने का वादा किया गया, 50 करोड़ फ़ी MNA और MPA, जिसके बाद ये बयान आया कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मामला तय पा गए हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ वफाक में मामला तय पा जाने के बावजूद ख़बर यह है कि जहांगीर तरीन की तवज्जो पंजाब असम्बली की जानिब है, जहां वो चेंज लाने में मरकज़ी किरदार अदा कर सकते हैं। और ये चौधरी निसार का अपने ओहदे का हल्फ लेना उसी सिलसिले की कोई कड़ी है। और ये तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं कि ख़ुद वज़ीर आज़म की अपनी काबीना के 5 वज़रा, 5, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 ममनुआ मुलाकात कर चुके हैं। और ये मुलाकात उस वक्त हुई जब शहबाज शरीफ भी उस मुलाकात में मौजूद थे। इस बारे में जब सवाल किया जाता है PTI के अरकान से, तो वो एक बड़ा फुसफुसा सा भोंडा सा ये जवाब देते हैं कि वज़रा अगर किसी अदारे से, उसके सरबराह से अपने महकमे के पॉलिसीज़ के बारे में मिलना और बात करना चाहते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन ये हर्ज उस वक्त बड़ा शदीद हो जाता है जब शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ उस अदारे से मिलते हैं या बात करते हैं, और उन्हें इसमें कोई हर्ज नज़र तो बड़ा शदीद आ रहा है, लेकिन वो ज़ाहिर करने की कोशिश नहीं कर रहे कि उस मुलाकात में शहबाज शरीफ भी मौजूद हों। नाज़रीन, NRO नहीं दूँगा, लेकिन पेट्रोल माफिया हो, गंदम माफिया हो, रिंग रोड माफिया हो, जो 29 किलोमीटर की रोड में 121 खरब की करप्शन कर बैठा मंसूबा शुरू होने से पहले, या वो कोई और माफिया हो, ये तमाम माफिया जहांगीर तरीन समेत शुगर माफिया हो, NRO ले चुके। NRO अगर नहीं मिलना तो सिर्फ उनको नहीं मिलना जो सियासी मुखालफिन हैं और जिनके साथ सियासी मुखालफत को वज़ीर आज़म साहब
ذاتی دشمنی کا درجہ دے چکے ہیں، کبھی کسی کی زمین نیلام کر رہے ہیں اور کبھی کسی کے گھر مسمار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ غالباً یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے آ گئے، لیکن ٹھیک ہے، اگر کوئی زمین ناجائز ہے تو وہ واگزار بھی ہونی چاہیے، اگر کوئی گھر ناجائز ہے تو وہ مسمار بھی ہونا چاہیے، اور پھر یہ سلسلہ آج شروع ہوگا تو کل ایک قدم اور آگے بڑھے گا، بنی کرا جائے گا، اور اس سے اگلے قدم میں ڈی ایچ اے کی جانب بھی جائے گا۔ یہ سب کے سب ناجائز قابضین ہیں، اور یہ میں کہہ نہیں رہا، یہ سپریم کورٹ میں ان کے ڈاکومنٹس موجود ہیں ناجائز قبضوں کے یا بغیر این او سی کے تعمیرات کے۔ ناظرین، اچھے کا آغاز اگر ہو گیا تو ہم دعا اور امید کرتے ہیں کہ یہ اچھا آخر تک جائے، پاناما کی طرح صرف ایک کیس تک محدود نہ رہ جائے۔ اگلا جو نئی صورتحال اب ہے جس کا سامنا عمران خان کو ہے، وہ یہ ہے کہ اب 3 سال کے بعد ان کے اپنے ساتھیوں اور سپورٹرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی گردان بند کر کے ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اب یہ وہ مطالبہ ہے اپنے سپورٹرز کی جانب سے جس کو خان صاحب اور ان کے ساتھی نہ تو اس پہ کوئی تنقید کر سکتے ہیں، نہ اس کو غلط مطالبہ قرار دے سکتے ہیں۔ لہذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ عوام کو جھوٹ کے نشے پہ لگایا جائے۔ جہانگیر ترین صاحب جن کو آئے تھے ابھی چند ہی روز ہوئے یا ماہ کہہ لیں، انہوں نے آتے ہی بتایا کہ معیشت بہت خراب اور ابتر حالت میں ہے، اور یہ 2 روز پہلے تک غالباً مائنس میں تھی یا 1 پوائنٹ سم تھنگ تھی، جس کے بارے میں اچانک اعلان کیا گیا کہ اگلی صبح کے ہم نے آئی ایم ایف کے دیے گئے ہدف سے ڈبل یعنی حاصل کر لیا ہے، اور شرح نمو جی ڈی پی کی وہ 4% تک پہنچا دی ہے، جو کہ ایک سفید جھوٹ ہے۔ جبکہ وزراء دوسرا بیانیہ یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایکسپورٹ بہت بڑھی ہیں، ایکسپورٹ بہت، یہ 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھی ہیں، یہ ایک دفعہ نہیں بتایا کہ کیا چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں، کتنی کر رہے ہیں، کس مقدار میں کر رہے ہیں، اور اس سے کتنا ریونیو آ رہا ہے۔ محض ایک غلط بیانی اور عوام کو اس نشے پہ لگانا کہ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں، معیشت بہتر ہو رہی ہے، اس سال شرح نمو 4% ہو گئی، اور اگلے سال وہ اس شرح نمو کو ہم 2018 کی سطح تک لے جائیں گے، شرح نمو 2018 کی سطح تک لے جائیں گے۔ اس بات کا اقرار ہے کہ 2018 میں شرح نمو بہترین سطح پر تھی، جو بڑی تیزی سے آگے جا رہی تھی، اور پاکستان ان ترقی یافتہ ممالک کی شرح نمو جو تھی اس میں شامل ہونے جا رہا تھا، جس کو عمران خان صاحب کے ذریعے ایک بریک لگا کے ترقی معکوس کی جانب لے جایا گیا، اور وہ حکومت جو معیشت کو آگے لے جا رہی تھی اس کی رفتار سے اور پالیسی سے مطمئن نہ ہونے والے، اس پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے والے خان صاحب کی ڈوبتی ہوئی معیشت پر مطمئن ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ خود نکالیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی اپڈیٹ تک کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔